हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल के अंतर्गत प्रकरण 3 देश भाषा काव्य। अभी तक मैंने प्रकरण 1 प्रकरण 2 मैंने पढ़ा दिया है और उसी से संबंधित जो है ऑनलाइनर क्वेश्चंस भी मैंने कराए हैं। तो पिछले क्लास आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा और क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रकरण 3 देश भाषा काव्य। आप लोग क्लास में बने रहिएगा, पूरे क्लास को ज़रूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आप सभी की परीक्षाओं के लिए, ठीक है। तो आप लोग जो है बने रहिएगा, क्लास को आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात, यहाँ पे एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन आ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकरण से वीरगाथा काल की शुरुआत मानते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रकरण 3 देश भाषा काव्य से जो है वीरगाथा काल की शुरुआत मानते हैं। संवत में समय दिया गया है 1050 से लेकर 1375, ठीक है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रकरण 3 देश भाषा काव्य, ठीक है। शुक्ल जी कहते हैं, पहले कहा जा चुका है कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा से जो पुराने काव्य जैसे विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो आजकल मिलते हैं वे संदिग्ध हैं। इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, उसी पर हमें संतोष करना पड़ता है। कहने का मतलब है कि सबसे पहले जो जब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैं समय लूँगी, 1 मिनट, है ना। सबसे पहले जब मैंने आप सभी को पढ़ाया था प्रथम संस्करण का वक्तव्य, तो वहाँ पे जो है 12 पुस्तकों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है वहाँ साहित्य के अंतर्गत 12 पुस्तकों को स्थान दिया है। तो वहाँ पे कौन कौन से पुस्तकें थी? विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, ये 4 पुस्तकें जो है अपभ्रंश काव्य में रखा और 8 पुस्तकें जो हैं देश भाषा काव्य में रखा। वो 8 पुस्तकें महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी हैं? खुमान रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जसचंद्रिका, परमाल रासो और खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली, है ना। 8 पुस्तकें हो गई। ये 8 पुस्तकें जो है देश भाषा काव्य के अंतर्गत रखा था। उन्हीं रचनाओं के बारे में जो है इसमें देश भाषा काव्य में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वही ये कह रहे हैं कि पहले कहा जा चुका है कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा से जो पुराने काव्य जैसे विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो आजकल मिलते हैं वे संदिग्ध हैं, यानी प्रमाणित नहीं है, ठीक है। पूरी तरह से प्रमाणित नहीं है, प्रमाण नहीं मिलता उनका। इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर, यानी जो कुछ भी उस रचना से संबंधित जो सामग्री मिली है, थोड़ा बहुत विचार हो सकता है। यानी कहते हैं उसी सामग्री से थोड़ा बहुत विचार हम कर सकते हैं या हो सकता है, उसी पर हमें संतोष करना पड़ता है। यानी उसी सामग्री से जो हमें संतोष करना पड़ता है। आगे देखते हैं, आगे कहते हैं, इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। जनसाधारण की बोली में गीत, दोहे आदि प्रचलित चले आ रहे होंगे, जिन्हें पंडित लोग गंवारू समझ रहे होंगे। कहने का मतलब है, कहते हैं कि अनुमान तो किया जा सकता है कि प्राकृत पढ़े लिखे जो पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे, बल्कि जनसाधारण की जो बोली में जो गीत और दोहे आदि जो प्रचलित चले आ रहे होंगे, जिन्हें पंडित जो है वो गंवारू समझते थे। यानी जो पढ़े, यहाँ पंडित से मतलब जात पात से नहीं है, पंडित का मतलब है जो प्रचंड विद्वान जो पढ़े लिखे थे, है ना, विद्वान लोग जो थे, उनके बारे में बात की जा रही है कि वो लोग जो है दूसरे को जो है गंवार समझते थे, गंवारू भाषा समझते थे। किसको? गीत को, दोहे को, जो प्रचलित पहले से चली आ रही थी, उनको जो है गंवारू भाषा समझते थे। ऐसी कविताएं राजसभाओं में भी पहुंच जाती रही थी। ऐसी कविताएं राजभाषाओं तक भी पहुंच जाती रही होंगी। राजा भोज, जस मूसर चंद कहने वालों के सिवा देश भाषा में सुंदर भाव भरी कविता करने वाले भी अवश्य ही होंगे। आगे कहते हैं, देखो आप यहाँ पे आप सभी को समझने वाली बात है ना, यहाँ पे कुछ नोट करने का नहीं है। आप जहाँ मैं बोलूँगी वही नोट करना, आप समझने के लिए है बस, ठीक है। इसको पढ़ते जाइए, समझते चलिए, ठीक है। आगे कहते हैं, राजभाषाओं में सुनाए जाने वाले नीति, श्रृंगार आदि विषय प्रायः दोहों में कहे जाते थे। यानी जो पहले राजभाषाओं में सुनाए जाने वाले नीति, श्रृंगार आदि विषय प्रायः दोहों में कहे जाते थे, ठीक है, दोहों में कहे जाते थे। तो ये पूछा भी जा सकता है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, नीति या श्रृंगार आदि विषय प्रायः दोहों में कहे जाते थे राजसभाओं में, ठीक है, वीरगाथा आदिकाल के अंतर्गत, ठीक है। और वीर रस के पद्य छप्पे में, और वीर रस के
जो वीर रस के पद्य थे वो छप्पे में सुनाए जाते थे। राजाश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे। जो राजा पे आश्रित जो कवि थे वो अपने राजाओं के शौर्य और पराक्रम और प्रताप का जो है वर्णन जो है बढ़ा चढ़ाकर करते थे और अपनी एक मिनट रुकिए और अपनी वीरोल्लास भरी कविताओं से, यानी जो उनकी कविताएं थी उल्लास भरी, जो वीर कविताएं थी उल्लास भरी, उन कविताओं से वीरों को उत्साहित भी किया करते थे, है ना। उनकी तारीफ करके, बढ़ा चढ़ा के उनकी तारीफ करके जो उनको उत्साहित किया करते थे, खुश किया करते थे। ऐसे राजाश्रित कवियों की रचनाओं के रक्षित रहने का अधिक सुविधा था। ऐसे राजाश्रित कवियों का जो रचनाएं थी उनको जो रक्षित करने का अधिक सुविधा था, यानी सुविधा था। ये राजकीय पुस्तकालयों में भी रक्षित रहती थी। वो जो रचनाएं थी, जो वीर जो रचनाएं जो रची गई थी, वो रचनाएं जो हैं पुस्तकालय में भी रहती थी, यानी सुरक्षित उनको रखा जाता था। और भट्टाचारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ दिए जाते थे, यानी वो रचनाएं जो हैं पुस्तकालय में भी पाई जाती थी और बाद में जो है जो भी कवि के जो उत्तराधिकारी उनके बाद जो होते थे उनके पास भी छोड़ दिए जाते थे। जैसे आपने देखा होगा चंद्रबरदाई, जो पृथ्वीराज रासो जो रचना है चंद्रबरदाई का, तो चंद्रबरदाई ने जो है उनका बेटा जो है जल्लड़ ने पूरा किया था ना। तो कहने का मतलब वही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उनके उत्तराधिकारी के पास जो है वो रचनाएं छोड़ दी जाती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तरोत्तर भट्टाचारणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेरफार भी बहुत कुछ होता रहा। इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। इसी से यह काल वीरगाथा काल कहा गया। ठीक है, इन्हीं रचनाओं के आधार पर जो है इसी से जो है वीरगाथा काल कहा गया। ठीक है, आगे देखेंगे। भारत के इतिहास में यह वह समय था कि मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। भारत के इतिहास में जो है यह वह समय था जब आपको पता है मुसलमान का जो है पहले उत्तर पश्चिम से जो है लगातार हमला जो होता रहता था, होते रहते थे। ठीक है, इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिमी प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे। पश्चिमी है ना, भारत के पश्चिमी निवासियों यानी दिल्ली के तरफ, गुजरात, अहमदाबाद गुजरात के तरफ जो है, मुंबई कह लीजिए, गुजरात अहमदाबाद है ना, सहने पड़ते थे। जहाँ हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे, वहाँ पे जो है आपने देखा होगा बड़े बड़े राजा जो है गुजरात में, बड़ौदा के तरफ जो है बड़े बड़े राजा जो है रहते थे, है ना। बड़े बड़े राज्य जो है प्रतिष्ठित थे और राजा भी रहते थे। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी 704 ईस्वी में, संवत 704 में, के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। ठीक है, आगे देखेंगे। कन्नौज, अजमेर, अन्नलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थीं। उधर की भाषा ही शिष्ट भाषा मानी जाती थी और कवि, चारण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। आगे कहते हैं, आरंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध है उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ, यानी पश्चिम एरिया में ही। ठीक है, अतः यह स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता को चित्तवृत्ति की छाप उस साहित्य पर हो। आगे देखेंगे, आगे कहते हैं कि हर्षवर्धन के उपरांत ही साम्राज्य भावना देश में अंतर्निहित हो गई और खंड खंड होकर जो गहरवार, चौहान, चंदेल और परिहार आदि राजपूत राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे, वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे और लड़ाई किसी आवश्यकतावश नहीं होती थी। ये जो है परस्पर लड़ा करते थे, लेकिन ये लड़ाई जो इनकी थी किसी आवश्यकतावश नहीं होती थी। कभी कभी तो अपने शौर्य का प्रदर्शन मात्र के लिए भी ये जो है लड़ाइयाँ मोल ले लेते थे, है ना। बीच बीच में मुसलमानों के भी हमले होते रहते थे, कहते हैं बीच बीच में मुसलमानों के भी हमले होते रहते थे। तो सारांश यह है कि जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था। कहने का मतलब है पूरा सारांश जो भी बता दिए है उसका सारांश शुक्ल जी ये निकालते हैं कि कहने का मतलब यह है कि सारांश यह है कि जिस समय हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय हुआ है ना, वह लड़ाई भिड़ाई का समय था।
वीरता के गौरव का समय था, है ना, वीरता के गौरव का समय था और सब बातें पीछे पड़ गई थीं। आगे देखेंगे। अब साहित्य जो है किस तरह से यहाँ पे बता रहे हैं कि साहित्य जो है किस तरह से जो है पहले राजनीति स्थिति इसकी क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, ये सब कुछ जो है अभी हम जान रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग जो है मतलब बोर मत होइएगा, जानना ज़रूरी है ना, समझ विकसित होगी आपके साहित्य के बारे में। ठीक है, आगे बहुत महत्वपूर्ण है जो बताऊँगी, इसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, आगे कहते हैं महमूद गजनवी मृत्यु संबंध। महमूद गजनवी नाम आपने सुना होगा, कई बार उसने भारत पर आक्रमण किया था, है ना, सोमनाथ मंदिर पे 17 बार आक्रमण किया था ना, कितनी बार किया था। तो यहीं पे कह रहे हैं कि महमूद गजनवी मृत्यु संबत 1087 है ना, 87 के महमूद गजनवी के लौटने के पीछे गजनवी सुल्तानों का एक हकीम लाहौर में रहा करता था और वहाँ से लूट मार के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों पर विशेषतः राजपुतानों पर चढ़ाइयाँ हुआ करती थीं। इन चढ़ाइयों का वर्णन फारसी तवारीखों में नहीं मिलता। तवारीखों यानी तारीख में, फारसी तारीख में नहीं मिलता, पर कहीं कहीं संस्कृत ऐतिहासिक काव्य में मिलता है, कहीं कहीं संस्कृत काव्यों में जो है मिलता है। सांभर यानी अजमेर यानी राजस्थान में है ना, सांभर अजमेर राजस्थान में है ना। सांभर का चौहान राजा दुर्लभ राज द्वितीय मुसलमानों के साथ युद्ध करने में मारा गया था। अजमेर बसाने वाले अजमेर किसने बसाया, तो अजय देव। ठीक है, अजय देव ने मुसलमानों को परास्त किया था। अजय देव का पुत्र अरुणोराज, दूसरा नाम यानी शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए आना, अरुणोराज को आना बोलते थे। ठीक है, आना के समय में मुसलमानों की सेना फिर पुष्कर की घाटी लांघकर उस स्थान पर जा पहुंची जहां अब आना सागर है। ठीक है, जहां पर अब आना सागर है। अरुणोराज ने उस सेना का संहार कर बड़ी भारी विजय प्राप्त की थी। वहां मलेक्ष मुसलमानों का रक्त गिरा था। मलेक्ष मुसलमान यानी कि उस समय मुगल वंश था, है ना, मुगल वंशों की बारे में बात हो रही है। उनके रक्त को जो है उनको जो है मलेक्ष कहा जाता था। ठीक है, तो वहाँ मलेक्ष मुसलमानों का रक्त गिरा था। इससे उस स्थान को अपवित्र मानकर वहाँ अरुणोराज ने यानी आना ने एक बड़ा तालाब बनवा दिया जो आना सागर कहलाता है, जो आना सागर के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, आगे कहते हैं आना के पुत्र विसल देव। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा विसल देव किसके पुत्र थे, तो आना के, पूरा नाम अरुणोराज। ठीक है, आना के पुत्र विसल देव विग्रहराज चतुर्थ। विसल देव का दूसरा नाम है विग्रहराज चतुर्थ, कई बार पूछा गया, तो ये आप नोट कर लीजिए। आना राज लिखिए, फिर ब्रैकेट में अरुणराज लिखिए, फिर ब्रैकेट में जो है वहाँ पे आना लिखिए, फिर आना के पुत्र विसल देव, राजसो विसल देव, है ना, और उसके बाद विसल देव का दूसरा नाम विग्रहराज, ऐसे नोट कर लीजिए। के समय में वर्तमान किशनगढ़ राज्य एक मुसलमानों की सेना चढ़ आई, जिसे परास्त कर विसल देव आर्यावर्त से मुसलमानों को निकालने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। ठीक है, उत्तर की ओर बढ़ा, जैसे दिल्ली और झांसी के प्रदेश अपने राज्य में मिलाए और आर्यावर्त के एक छोटे भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया। वहाँ से जो है मुसलमानों को निकाल दिया। किसके बारे में बात हो रही है, तो विसल देव के बारे में। ठीक है, एक मिनट रुकेंगे। हाँ, हम लोग कहाँ थे, मुसलमानों को निकाल दिया। इस बात का उल्लेख दिल्ली में अशोक लेख वाले शिवालिक स्तंभ पर खुदे हुए विसल देव के विक्रम संवत 1220 के लेख में पाया जाता है। ठीक है ना, उस बात का उल्लेख जो है कहाँ पे पाया जाता है, तो अशोक लेख वाले शिवालिक स्तंभ पर खुदे हुए विसल देव के कब पाया जाता है, विक्रम संवत 1220 के लेख में पाया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे सुहाबुद्दीन गोरी की पृथ्वीराज पर पहली चढ़ाई संवत 1247 के पहले भी गोरियों की सेना ने नाडौल पर धावा किया था।
गौरियों की सेना ने यानी मोहम्मद गौरी की सेना ने नाडौल पर धावा किया था, पर उसे हार कर लौटना पड़ा। मोहम्मद गौरी को जो है उसको जो है हार कर लौटना पड़ा। इसी प्रकार महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने और दिल्ली तक अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने के पीछे भी बहुत दिनों तक राजपूताने आदि में कई स्वतंत्र हिंदू राजा थे जो बराबर मुसलमानों से लड़ते रहे। इसमें सबसे प्रसिद्ध रणथंभौर के राजा हमीर देव हुए। ठीक है ना, उसमें जो है लड़ाइयाँ जो हिंदू मुसलमान में होती थी, मुसलमान और राजाओं में, उसमें सबसे प्रसिद्ध कौन थे? तो रणथंभौर के महाराजा हमीर देव, जो महाराज पृथ्वीराज चौहान की वंश परंपरा के थे। तो ये पूछा जाता है, तो आप लोग ये नोट कर लेंगे कि हमीर देव जो है किसके वंश परंपरा से के जाने जाते हैं? तो पृथ्वीराज चौहान के। ठीक है, कहाँ के राजा थे? तो रणथंभौर के। वे मुसलमानों से निरंतर लड़ते रहे और उन्होंने कई बार हराया था। ठीक है, मुसलमानों से कई बार लड़ते रहे, उनको कई बार हराया भी था। सारांश यह है कि पठानों के शासन काल तक हिंदू बराबर स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहते हैं शुक्ल जी कि राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। अब जो है पहले जो हमने पहले प्रकरण में पढ़ा, तो जो राजाश्रित कवि थे वो अपने राजाओं का वर्णन करके जो है वहाँ पे काफ़ी धन कमाते थे, है ना, राजा खुश होकर उनको बहुत कुछ देते थे। तो वही ये कह रहे थे कि वो समय अब बीत चुका था। राज दरबारों में शास्त्रों की वह धूम नहीं रह गई थी। पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार विधान भी ढीला पड़ गया था, यानी जो पंडित लोग अपना चमत्कार दिखाते थे उसका भी विधान जो है ढीला पड़ गया था। अब उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण आदि का अत्युक्तिपूर्ण अलाप करता या रणक्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगे भरा करता था, वही सम्मान पाता था। ठीक है, यानी कह रहे हैं कि उस समय जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम या विजय या शत्रु कन्या के हरण आदि का जो है अति युक्तपूर्ण अलाप करता था या रणक्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह या उमंगे भरता था, वही सम्मान पाता था, है ना। आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि इस दशा में काव्य या साहित्य के और भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति और सामग्री का सामुदायिक प्रयत्न कठिन था। उस समय तो केवल वीर गाथाओं की उन्नति संभव थी। इस वीर गाथा को हम दो रूपों में पाते हैं। देखिए, कहते हैं इस वीर गाथा को हम दो रूपों में पाते हैं। कौन कौन? मुक्तक के रूप में भी और प्रबंध के रूप में भी। वीर गाथाओं को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन दो रूपों को माना है? तो मुक्तक के रूप में भी और प्रबंध रूप में भी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, तो आप लोग इसको नोट करिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथाओं को किन दो रूपों में पाते हैं? तो मानते हैं या पाते हैं, बातें की है, तो मुक्तक और प्रबंध दोनों। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे कहते हैं फुड़कल रचनाओं का विचार छोड़कर यहाँ वीरगाथात्मक काव्य ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है। जैसे यूरोप में वीरगाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम रहा, वैसे ही यहाँ भी था। किसी राजा की कन्या के रूप का संवाद पाकर दल बल के साथ चढ़ाई करना और प्रतिपक्षियों को पराजित कर उस कन्या को हर कर लाना वीरों के गौरव और अभिमान का काम माना जाता था। आगे कहते हैं इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी थोड़ा मिश्रण रहता था, यानी पूरी तरह से जो है जो रचनाएं होती थी, वीर काव्यात्मक जो रचनाएं थी, उसमें जो है श्रृंगार भी मिलता था, है ना, श्रृंगार का भी थोड़ा मिश्रण रहता था। पर गौड़ रूप में प्रधान रस वीर ही होता था, यानी प्रधान रस वीर ही होता था। श्रृंगार तो होता था लेकिन प्रधान रस जो है वीर ही होता था, ये शुक्ल जी कहते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था। श्रृंगार जो है वहाँ पे केवल सहायक के रूप में रहता था। जहाँ राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था, वहाँ भी उन कारणों का उल्लेख न कोई रूपवती स्त्री ही कारण कल्पित करके रचना की जाती थी। ठीक है, आगे कहते हैं जैसे सुहाबुद्दीन के यहाँ एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आना ही लड़ाई की जड़ लिखी गई है। जैसे सुहाबुद्दीन के यहाँ एक रूपवती स्त्री
जो थी ना आई हुई थी वहाँ पे पृथ्वीराज के यहाँ, जो एक सैनिक से जो है प्रेम करती थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो है उससे प्रेम करने लगा था, चाहता था मेरे पास रहे, है ना। तो उसी के बारे में जो यहाँ पे कहते हैं कि उसका आना ही लड़ाई का जड़ जो है यहाँ पे लिखा गया। हमीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा ही कारण कल्पित किया गया है। इस कारण इन काव्यों में प्रार्थानुकूल कल्पित घटनाओं का बहुत अधिक योजना रहती थी। अब यहाँ से देखेंगे, ये वीर गाथाएँ दो रूपों में मिलती हैं, प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और वीर गीतों यानी बैलाड्स में के रूप में जो है साहित्यिक प्रबंध के रूप में प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध हैं। ठीक है, कहते हैं ये वीर गाथाएँ दो रूपों में मिलती हैं, प्रबंध काव्य के साहित्य के रूप में और वीर गीतों के रूप में। वीर गीतों के यानी बैलाड्स बोला है, ठीक है, बैलाड्स के रूप में। साहित्यिक प्रबंध के रूप में दो जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध हैं वह हैं पृथ्वीराज रासो। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक विशलदेव रासो मिलती है। ठीक है, वीर गीतों के रूप में जो है सबसे पुरानी पुस्तक किसे माना है, तो विशलदेव रासो को माना है, ये ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज रासो को मत आप लोग ये बताएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, कहते हैं यद्यपि उसमें समयानुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है, जो रचना कई 100 वर्षों से लोगों में बराबर गाई जाती रही, उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती। ठीक है, उसकी भाषा जो है अपने मूल रूप में नहीं रह सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आल्हा है, जिसके गाने वाले प्रायः समस्त उत्तरी भाग में पाए जाते हैं, है ना। देखिए आगे कहते हैं, यहाँ पर वीर काल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है जिनकी या तो प्रतियां मिलती है या कहीं उल्लेख मात्र पाया गया है। वो कौन कौन से हैं, ये ग्रंथ जो है रासो कहलाते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर वीर काल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया जा रहा है जिसकी या तो प्रतियां उपलब्ध हैं या कहीं उल्लेख मात्र पाया जाता है, वे ग्रंथ रासो कहलाते हैं। ठीक है ना, वे ग्रंथ जो है रासो कहलाते हैं। कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से बतलाते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है इस शब्द का संबंध रहस्य से बतलाते हैं, पर विशलदेव रासो में काव्य का अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है। ठीक है, कहते हैं विशलदेव रासो में काव्य के अर्थ में कौन सा शब्द आया है, तो रसायन शब्द बार बार आया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विशलदेव रासो में काव्य के अर्थ में कौन सा शब्द बार बार आता है, तो ध्यान रखिएगा रसायन। रास भी लिख सकता है, रसायन भी लिख सकता है, रासु भी लिख सकता है, रासो भी लिख सकता है, तो रसायन ध्यान रखेंगे। अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया। ठीक है, आप सभी को पता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है, तो रसायन से ही तो माना है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। देखिए अब जो है पहले यहाँ पे खुमान रासो का जो है यहाँ पे वर्णन करते हैं। ठीक है, खुमान रासो पढ़ते हैं। ठीक है, खुमान रासो के बारे में कहते हैं, संवत 890 और 1000 के बीच में चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए। ठीक है, खुमान नाम के 3 राजा हुए। कर्नल टाड ने इनको एक मानकर इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है। उनके वर्णन का सारांश यह है कि काल भोज बप्पा के पीछे खुमान गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे कहते हैं और जिसके समय में बगदाद के खलीफा यानी उसके समय में जो है, किसके समय में, खुमान जब गद्दी पे बैठा उसी के समय में जो है बगदाद खलीफा अलमामू ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। ठीक है, अलमामू ने जो है चित्तौड़ पर चढ़ाई की। कौन, जो बगदाद का खलीफा था, चढ़ाई की। खुमान की सहायता के लिए बहुत से राजा आए और चित्तौड़ की रक्षा हो गई। खुमान ने 24 युद्ध किए। जो खुमान था वो 24 युद्ध किया। विक्रम संवत 869 से 893 तक राज्य किया। ठीक है ना, राज्य किया। आगे कहते हैं, यह समस्त वर्णन दलपत विजय नामक किसी कवि के रचित खुमान रासो के आधार पर लिखा गया जान पड़ता है। ये समय जो माना गया है वो कहाँ पे मिलता है, ये समस्त वर्णन जो है कहाँ पे मिलता है, तो दलपत विजय
है ना। दलपत विजय खुमान रासो, दलपत विजय किसकी रचना है? खुमान रासो की, है ना। दलपत विजय रचना में जो मिलता है, यानी यहाँ पे यह जानने को मिला कि दलपत विजय किसकी रचना है? खुमान रासो, ठीक है, दलपत विजय में मिलता है, ठीक है। आगे कहते हैं इस समय खुमान रासो की जो प्रति प्राप्त है वो अपूर्ण है, ठीक है। यानी जो है खुमान रासो की जो प्रति प्राप्त हुई है वो अपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा, पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, ठीक है। और उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन है, सिर्फ महाराणा प्रताप सिंह तक का ही वर्णन है, ठीक है। काल भोज बप्पा से लेकर तीसरे खुमान तक की वंश परंपरा इस प्रकार है। काल भोज बप्पा, फिर खुमान और मत्तट, और उसके बाद जो है भरतपट सिंह खुमान दूसरा महायक। चलिए इसको छोड़ दीजिए, ये जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे अब्बासिया वंश का अलमानू विक्रम संवत 870 से 890 तक खलीफा रहा, ठीक है। 870 से लेकर 890 तक जो है खलीफा रहा अल मामू। इस समय से पूर्व खलीफों के सेनापतियों ने सिंध देश की विजय कर ली थी और उधर से राजपूताने पर मुसलमानों की चढ़ाइयाँ होने लगी थी। अतएव यदि किसी खुमान से अल मामू की सेना से लड़ाई हुई होगी तो उसी के नाम पर खुमान रासो की रचना हुई होगी, समझे, ठीक है। समझ में आया ना। चलिए आगे देखते हैं। यह नहीं कहा जा सकता, कहते हैं यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय जो खुमान रासो मिलता है उसमें कितना अंश पुराना है, ठीक है। यह शुक्ल जी कहते हैं कि यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय जो खुमान रासो मिलता है, इनकी जो प्रतियां मिलती हैं उसमें कितना अंश पुराना है। उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन मिलने से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह ग्रंथ अब मिलता है वह उसे विक्रम संवत की 17वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा, ठीक है। विक्रम की 17वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा खुमान रासो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे कहते हैं शिव सिंह सरोज की कथा अनुसार एक अज्ञात नामा भाट ने खुमान रासो नामक काव्य ग्रंथ लिखा। किसने? शिव सिंह सरोज की कथा अनुसार जो है अज्ञात नामा भाट, यानी अज्ञात है, इन्होंने जो है खुमान रासो नामक एक काव्य ग्रंथ लिखा जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन था। यह नहीं कहा जा सकता कि दलपत विजय असली खुमान रासो की रचयिता अथवा उसके पिछले परिशिष्ट का है। अब आते हैं विशलदेव रासो पे, ठीक है। दूसरा विशलदेव रासो, नरपतिनाल विशलदेव रासो, यानी नरपतिनाल की रचना है विशलदेव रासो, ठीक है। देखिए नरपतिनाल कवि विग्रहराज चतुर्थ, इनका नाम है, दूसरा नाम विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है। पहले भी हमारी बात हुई है इस पर। उपनाम विशलदेव का समकालीन था, है ना। नरपतिनाल कवि विग्रहराज चतुर्थ, उपनाम विशलदेव का समकालीन था, क्या होना चाहिए, विशलदेव के समकालीन था। कदाचित यह राजकवि था, कदाचित जो है यह राजकवि था। इसने विशलदेव रासो नामक एक छोटा सा 100 पृष्ठों का ग्रंथ लिखा। किसने? नरपतनाल ने, ठीक है। राजकवि थे नरपतनाल, ठीक है। जो वीर गीत के रूप में ग्रंथ में निर्माण काल यूं दिया गया है। बाहर से बहुत्रा मझारी, बहुत्रा का मतलब 1212, है ना, यहाँ पे नीचे भी दिया गया है, देखेंगे। 12 से बहुत्रा मझार जेठ बदी नौमी बुधवारी, नाल रसायन आरंभ भई, शारदा तूठी ब्रह्मा कुमारी। आगे देखेंगे, कहते हैं कि 12 से बहुत्रा का स्पष्ट अर्थ है 1212 है, ठीक है। बहुत्रा का यानी 1212 है। 72 शब्द, 72 द्वादशोत्तर का रूपांतरण है। 72 शब्द जो है द्वादशोत्तर का रूपांतरण है। अतः 1272 का अर्थ द्वादशोत्तर 1200 अर्थात 1212 होगा। 1212 समझिए इतना, ठीक है। गणना करने पर विक्रम संवत 1212 में ज्येष्ठ बदी नवमी को बुधवार ही पड़ता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा यहाँ से कि विक्रम संवत 1212 में ज्येष्ठ बदी नवमी को बुधवार ही पड़ता है, ठीक है। कौन सा वार पड़ता है? तो बुधवार। कवि ने अपने रासों में सर्वत्र
वर्तमान काल का ही प्रयोग किया, जिससे यह विशलदेव का समकालीन जान पड़ता है। विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव का समय भी 1220 के आसपास था, 1220 के आसपास है, ठीक है ना, किसका, विशलदेव का, यानी विग्रहराज चतुर्थ का। उसके शिलालेख भी संवत 1210 और 1220 के प्राप्त हैं। विशलदेव रासो में 4 खंड हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे लिख लीजिए। विशलदेव रासो में जो है 4 खंड हैं। यह लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ है, 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। इसकी कथा का सार यूँ है, ठीक है। ये चारों खंड यहाँ पे दिया गया है, जो हर बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इग्नोर नहीं करेंगे। आप किसी दूसरे प्रैक्टिस सेट से लिखने से अच्छा है कि आप मूल पुस्तक से ही लिख लीजिए, है ना, ताकि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लेम भी करेंगे तो अच्छे से वहाँ पे जो है आयोग को मानना पड़ेगा, है ना। तो पहले खंड देखिए, पहले खंड में क्या होता है। खंड 1 में मालवा के भोजराज परमार की पुत्री राजमती से सांभर के विशलदेव का विवाह होना, पहले खंड में ये बताया गया है, ठीक है। मालवा के भोजराज की पुत्री राजमती और सांभर का विशलदेव जो था उसका विवाह होना बताया गया है। दूसरे खंड में देखेंगे विशलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा, ठीक है, विशलदेव जो है राजमती से रूठकर उड़ीसा चले जाते हैं, फिर जो है बाद में प्रस्थान करना और वहाँ 1 वर्ष रहना, ठीक है, दूसरे खंड में। तीसरे खंड में है राजमती का विवाह वर्णन तथा विशलदेव का उड़ीसा से लौटना। तीसरे खंड में उड़ीसा से लौट आते हैं, दूसरे खंड में उड़ीसा जाते हैं, ठीक है। और चौथे खंड में देखेंगे भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लेवा जाना तथा विशलदेव का वहाँ जाकर राजमती को फिर से चित्तौड़ लाना, ठीक है। चौथे खंड में जो है भोजराज अपनी पुत्री को अपने घर ले जाते हैं, फिर विशलदेव आते हैं, वहाँ जाके अपने ससुराल में जाते हैं और राजमती को फिर चित्तौड़ ले आते हैं, ठीक है। तो ये चारों खंड आप लोग पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। बार बार पुस्तक नहीं पढ़ा जाता तो आप लिख लेंगे अलग से। चलिए अब देखते हैं। अब कहते हैं कि दिए हुए संबंध के विचार से कवि अपने नायक और समसामयिक जान पड़ता है। दिए हुए संबंध या विचार से कवि अपने नायक का समसामयिक जान पड़ता है, पर वर्णित घटनाएं विचार करने पर विशलदेव के बहुत पीछे ही लिखी जान पड़ती हैं, ठीक है। पर कहते हैं कि घटनाएं जो है, वर्णित जो घटनाएं हैं, वो विचार करने पर ऐसा लगता है कि विशलदेव के बहुत पीछे की लिखी जान पड़ती हैं, है ना, जबकि उनके संबंध में कल्पना का गुंजाइश हुई होगी, उनके संबंध में कल्पना की गुंजाइश हुई होगी। आगे कहते हैं यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक काव्य है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आप सभी से कि विशलदेव रासो जो है घटनात्मक काव्य है या वर्णनात्मक काव्य है। तो यहाँ पे देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साफ साफ लिखा है कि यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक काव्य है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, तो इसीलिए लाइन बाय लाइन मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, ताकि कुछ भी प्रश्न छूटने ना पाए। और मैंने बोला है कि ये समझने के लिए पुस्तक है आप सभी के लिए, ठीक है। समझ विकसित होगी आपकी बहुत अच्छे से हिंदी साहित्य में, तो इसको समझ लेंगे ना, तो आगे जो आप पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का कोई भी पुस्तक उठा पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन भी समझ में आएंगे, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण है उसको बस नोट करिएगा, वो मैं बताती चलूँगी, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। विशलदेव रासो जो है घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक काव्य है। आगे देखिए, आगे कहते हैं इसमें 2 ही घटनाएं हैं, विशलदेव का विवाह और उनका उड़ीसा जाना। 2 ही घटनाएं हैं, विशलदेव का विवाह और उनका उड़ीसा जाना, है ना। इनमें से पहली बात तो कल्पना प्रसूत प्रतीत होती है, ठीक है। पहले तो कल्पना प्रसूत प्रतीत होती है पहली बात, ठीक है। आगे कहते हैं विशलदेव से 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था, ठीक है। राजा भोज का देहांत जो है पहले ही हो चुका था। विशलदेव से 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार जो राजा थे भोज, उनका देहांत हो चुका था, ठीक है। आगे कहते हैं अतः इनकी कन्या के साथ विशलदेव का विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना का प्रतीत होता है। यानी कह रहे हैं कि जो राजा भोज की जो कन्या थी राजमती, वो उनका कह रहे हैं कि उनका तो विशलदेव के 100 वर्ष पहले ही उनका देहांत हो गया था, ठीक है। लेकिन अब जो जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है वो जो है, देखिए यहाँ पे कहते हैं अतः उनकी कन्या का विवाह विशलदेव की किसी पीछे के कवि, यानी विशलदेव के पीछे जो पहले कवि होंगे, पीछे के कवि की कल्पना का प्रतीत होता है, ठीक है। आगे देखिए कहते हैं उस समय मालवा के भोज नाम का कोई राजा नहीं था। यानी उस समय जो है, इसीलिए काल्पनिक कहते हैं, ये जो है काल्पनिक है, ठीक है।
कल्पना प्रसूत जो है ये है, यहाँ पे लिखा है ना, इसीलिए जो है, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, इसमें से पहली बात तो यह है कि यह कल्पना प्रसूत प्रतीत होता है। ठीक है, चलिए आगे कहते हैं, उस समय मालवा के भोजराज का कोई राजा नहीं था। विसल देव की एक परमार वंश की रानी थी। यह बात परंपरा से अवश्य प्रसिद्ध चली आती थी, क्योंकि उसका उल्लेख पृथ्वीराज रासों में भी है। इसी बात को लेकर पुस्तक में भोज का नाम रखा हुआ जान पड़ता है। ठीक है, यानी भोज का उल्लेख जो है पृथ्वीराज रासो पुस्तक में जो है मिलता है, उसी के आधार पर जो है इन्होंने ये माना है। ठीक है, भोज का जो नाम रखा हुआ है जान पड़ता है। ठीक है, आगे कहते हैं, अथवा यह हो सकता है कि धार के परमारों की उपाधि ही भोज रही हो और उस आधार पर इन्हीं में से किसी की कन्या के साथ विसल देव का विवाह हुआ हो। परमार कन्या के संबंध में कई स्थानों पर जो वाक्य आए हैं उन पर ध्यान देने से यह सिद्धांत पुष्ट होता है कि राजा भोज का नाम कहीं पीछे से न लिया हो, जैसे जननी गोरी तू जैसलमेर, मोरड़ी जैसलमेर की। आबू के परमार भी राजपूताने में फैले हुए थे, अतः राजमती का उनमें से किसी सरदार की कन्या का होना भी संभव था। यानी वो राजमती जो कन्या थी उसका, और उसका जो है यहाँ पे वर्णन बताते हैं कि कैसे कैसे जो है राजमती कन्या का नाम जो है कहाँ से कैसे मिलता है। ठीक है, आगे कहते हैं, पर भोज के अतिरिक्त और भी इसी प्रकार और नाम इसी प्रकार जोड़े हुए मिलते हैं, जैसे माघ, अचारज, कवि, कालिदास। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहते हैं, जैसा पहले कह आए हैं, अजमेर के चौहान राजा विसल देव विग्रहराज चतुर बड़े वीर और प्रतापी थे, और उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई चढ़ाइयाँ की थीं और कई प्रदेशों को मुसलमानों को खाली भी कराया था। कई प्रदेशों से को जो है मुसलमानों से खाली भी करवाया था। दिल्ली और हांसी के प्रदेश इन्हीं के अपने राज्य में मिलाए थे। इन्होंने जो अपने राज्य में मिलाए थे। इनके वीर चरित्र का बहुत कुछ वर्णन इनके राजकवि सोमदेव, राजकवि विसल देव के राजकवि कौन थे, तो सोमदेव थे। सोमदेव रचित ललित विग्रहराज, अब ये पूछा जा सकता है ललित विग्रहराज किसकी रचना है, तो ऐसी ऐसी रचनाओं का इसमें वर्णन है जो हमने सुना नहीं। जब तक इस पुस्तक को नहीं पढ़ेंगे हमें कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, शायद ही मिले। तो इन रचनाओं को अलग से लिख लीजिएगा, क्योंकि आजकल कठिन प्रश्न बन रहे हैं, पुस्तक से ही बन रहे हैं, तो ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस पुस्तक का नाम लिखिए अलग से, ललित विग्रहराज किसका है, तो सोमदेव का। सोमदेव रचित ललित विग्रहराज नाटक, संस्कृत में है, नाटक है ये, ठीक है ना, संस्कृत में है, जिसका कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ मिला है और राजपूताना म्यूजियम में सुरक्षित है। कहाँ पे है, राजपूताना म्यूजियम में सुरक्षित है। पर नाल के इस विसल देवरासों में जैसा कि होना चाहिए था, न तो उस वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन। कहते हैं कि लेकिन जो है नरपत नाल के विसल देवरासों में जैसा कि होना चाहिए था, न कि उस वीर राजा के ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन होना चाहिए था। आगे कहते हैं कि न उसके शौर्य और पराक्रम का, श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूठ कर विदेश जाने का प्रोषित पतिका के वर्णन के लिए मनमाना वर्णन है। अतः इस छोटी सी पुस्तक को विसल देव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। आगे कहते हैं, पर जब हम यह देखते हैं कि कोई काव्य ग्रंथ नहीं, केवल गाने के लिए इसे रचा गया था, या कोई काव्य ग्रंथ नहीं, केवल गाने के लिए इसे रचा गया था, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। आगे देखेंगे, आगे कहते हैं कि भाषा की परीक्षा करते देखते तो यह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। ठीक है, कहते हैं यह साहित्यिक नहीं है। अगर भाषा के बारे में बात करें, परीक्षा करें और देखें तो ये साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। जैसे सूकई छय सूखता है, यानी राजस्थानी में जो है सूकई छय का मतलब होता है सूखता है। पाटर्स थी यानी पाटन से, भोज तड़ा यानी भोज का, खंड यानी चलो राजस्थानी भाषा के बारे में बताया गया है, छोड़िए इसको। यहाँ से देखते हैं, वह यह कि शिष्ट काव्य भाषा में ब्रज और खड़ी बोली की प्राचीन रूप में ही राजस्थान में ही व्यवहार होता है। साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी में ही जो पिंगल भाषा कहलाती है। ठीक है, साहित्य की भाषा हिंदी में जो सामान्य भाषा जो है हिंदी की ही जो पिंगल भाषा कहलाती है।
आगे कहते हैं विशलदेव रासो के बीच बीच में बराबर इस साहित्य भाषा यानी हिंदी को मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। भाषा की प्राचीनता पर विचार करने से पहले इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि गाने की चीज होने के कारण इसकी भाषा में समयानुसार बहुत कुछ फेर फार होता आया है, पर लिखित रूप में कहते हैं इसको जो है गाने की चीज होने के कारण भी इसकी भाषा में समयानुसार जो है फेरबदल होता आया है, पर लिखित रूप में रचित होने के कारण इसका पुराना ढांचा बहुत कुछ बचा हुआ है। उदाहरण के लिए मेवल में मिलाकर जोड़कर यहाँ पे जो अर्थ दिया गया है राजस्थानी भाषा और हिंदी को मिला के, ठीक है, छोड़िए इनको। यहाँ पे देखेंगे इसमें आए हुए कुछ फारसी, अरबी, तुर्की शब्दों की ओर से भी ध्यान दिया जाता है, जैसे महल इनाम है ना, अरबी फारसी भाषा जो है उनका प्रयोग हुआ है वो बताते हैं। महल इनाम, नेता जनों यानी तजियाना जैसे आदि। जैसा कहा जा चुका है कि पुस्तक की भाषा में फेरफार अवश्य हुआ है, अतः ये शब्द पीछे से मिले हुए पर हो सकते हैं और कवि द्वारा बेहद भी। कवि के समय से पहले ही पंजाब में मुसलमानों का प्रवेश हो गया था। कहते हैं कि कवि के समय से पहले ही पंजाब में मुसलमानों का प्रवेश हो चुका था और वे इधर उधर जीविका के लिए फैलने लगे थे, अतः ऐसे साधारण शब्दों का प्रचार कोई आश्चर्य बात नहीं है। विशलदेव के सरदारों में ताजुद्दीन मियाँ भी मौजूद थे। विशलदेव के सरदारों में कौन थे? ताजुद्दीन मियाँ भी थे, ठीक है। यहाँ पे दिया गया महल पांडलो तजदीन, इसी पंक्तियों के अनुसार जो है यहाँ पे प्रतीत होता है कि इनके सरदारों में जो है तजुद्दीन मियाँ भी थे। खुमान सारा चली चलियो गोंड, है ना। आगे देखते हैं, कहते हैं उपयुक्त विवेचनों के अनुसार यह पुस्तक न तो वस्तु के विचार से और न भाषा के विचार से अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है। राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीरा चंद ओझा ने इसे हमीर के समय की रचना कहा है, ठीक है। हमीर के समय की रचना कौन मानते हैं? तो राय बहादुर पंडित गौरी शंकर ओझा, राजपुताने का इतिहास, और इसको छोड़िए, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे कहते हैं यह नरपत नाल की पोथी एक विकृत रूप अवश्य है, जिसके आधार पर हम भाषा और साहित्य संबंधी कई तथ्यों पर पहुंचते हैं। ध्यान देने की पहली बात है कि राजपुताने की एक भाट का अपनी राजस्थानी में हिंदी का मेल करना, जैसे माटी का आखा किया, चंदन काठ का माड़वो राजस्थानी भाषा है, सोना की चोरी, मोती की माला इत्यादि। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य प्रदेश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी, जो चारणों में पिंगल भाषा का नाम से पुकारी जाती थी। जो चारण का भी जो है पिंगल भाषा में पुकारी जाती थी, वह जो है अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा में जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था, ठीक है। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा जो साहित्यिक रूप में था वो क्या कहलाता था? तो डिंगल कहलाता था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, राजस्थानी भाषा शुद्ध साहित्यिक रूप में जो होता है वो डिंगल कहलाता है, ठीक है। हिंदी साहित्य के, ये भी नोट कर लेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल पिंगल भाषा में लिखे हुए ग्रंथ का ही विचार कर सकते हैं। यानी कहते हैं शुक्ल जी कि हिंदी साहित्य में केवल पिंगल भाषा में ही लिखे ग्रंथ का विचार हम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो कि साहित्य से संबंध रखती है, एक मिनट रुकिए, कहते हैं दूसरी बात जो कि साहित्य से संबंध रखती है वीर और श्रृंगार का मेल है, ठीक है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है। यानी विशलदेव में जो है श्रृंगार की ज़्यादा प्रधानता है, श्रृंगार रस की ज़्यादा प्रधानता है, वीर रस जो है कम है, वीर रस जो है किंचित आभास मात्र है, ठीक है। संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। विशलदेव रासों के कुछ पद्य देखिए, यहाँ पे जो है ये आपको पता है गीत काव्य है ना। इसमें जो है श्रृंगार रस ज़्यादा पूछा भी जाता है कि किस रचना में जो है श्रृंगार रस का ज़्यादा वर्णन हुआ है, तो विशलदेव रासो। तो इसमें जो है आप ये जो है गीत आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसमें से मैं बताती हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। अतिरंग स्वामी सुमील रति, बेटी राजा भोज की, गर्व करी उम्भो छई सांभरियो राव, मो सरीखा नहीं और फुवाल। महत्वपूर्ण है, ये पंक्ति पूछी गई है।
तो पूछा भी जा सकता है। तो मेरे ख्याल से इन पंक्तियों को आप लिख लीजिएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ते रहिएगा तो आएगा तो आप लोग ज़रूर पहचान लेंगे। ठीक है, तो चलिए जो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो यहीं पे हम जो है एंड करते हैं, और कल से जो है चंद बरदाई से हम स्टार्ट करेंगे फिर दूसरी क्लास। बड़ा है तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। ठीक है, जब भी टाइम मिले आप पढ़ते रहिएगा। पेपर जो है आपको पता ही है, पहले से जो है डिसाइड है कि यूजीसी नेट का पेपर कब होने वाला है। ठीक है, बाकी जो बच्चे किसी और पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी का या झारखंड का है ना, अदर एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होगा आपका पेपर कब है या कब होने वाला है, तो उसके हिसाब से जो आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।